चैप्टर 1 आपका बहुत ही ज्यादा इसमें आपका थ्योरी दिया गया है। लगभग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपका इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 काफी ज्यादा इसमें थ्योरी है, इसलिए आप लोगों को कॉपी कलम लेकर के बैठना है। देखिए कितना थ्योरी है, कितना पेज है आपके सामने में स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 1 है, ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें पढ़ना है और बाकी जो चैप्टर है वो सारे ज्यादा उसमें थ्योरी नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और नोट बनाने का प्रयास करेंगे। होम साइंस है आपका, इसमें ज्यादा आपको समझना नहीं है, सिर्फ आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, याद रखेंगे आपको अच्छा से अच्छा इसमें नंबर मिलेगा और इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा कि आपको फर्स्ट चैप्टर जितना से जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, अगर अच्छा खासा अगर हमको इसमें रिव्यू मिला, अच्छा खासा इसमें अगर रिस्पॉन्स मिला, तो आपका पूरा पूरा जो होम साइंस यानी गृह विज्ञान है पूरा तरह से आपको कंप्लीट कराया जाएगा विद इन 15 डेज, यानी 15 डेज यानी एक महीना 15 दिन के अंदर या फिर 20 दिन के अंदर ही पूरा होम साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, तो आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचे, क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को शेयर भी अच्छा तरह से करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिशु की जानकारी के बारे में पूरा तरह से हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है गर्भ यानी वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो गर्भ यानी वृद्धि जो होता है ये गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था से शिशु का वृद्धि होना शुरू हो जाता है। यानी जैसे गर्भावस्था में बच्चे मतलब अपना अस्तित्व में आते हैं, जब से उनका अस्तित्व मतलब अस्तित्व का निर्माण हो जाता है, तभी से मतलब क्या होता है उसी समय से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है, वृद्धि होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वृद्धि बालक के शरीर, लंबाई, आकार, भार आदि के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है। ठीक है, नहीं वृद्धि जो होती है ना, तो सिर्फ उसमें ये नहीं कि सिर्फ हाथ की लंबाई बढ़ रही है या फिर पैर की लंबाई बढ़ रही है, इसके साथ साथ यानी वृद्धि जो एक प्रकार का समग्र विकास, समग्र चीज का यानी सभी अंगों का एक तरह से बढ़ना क्या कहलाएगा, वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, यानी शरीर भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा और उनका आंतरिक अंग यानी आंतरिक अंग उनका हो जाएगा आपका मस्तिष्क हो गया, उसके बाद हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, वो सब का भी आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है, वो सब का भी आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, यही क्या है आपका वृद्धि है। ठीक है, मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर जो होता है, यानी याद करने की जो शक्ति होती है और क्षमता जो होती है, वो सब में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। साथ ही साथ तर्क शक्ति में भी बढ़ोतरी होती है। यानी तर्क शक्ति यानी लॉजिकली किसी भी बात को सोचने के लिए आपके पास तर्क शक्ति होनी चाहिए। यानी तर्क शक्ति आपके पास होगा तभी किसी चीज को आप समझ पाएंगे। लॉजिक, किसी भी लॉजिक को आप तभी समझ पाएंगे जब आपके पास तर्क शक्ति होगा। ठीक है, तो ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है कि अंग तो बढ़ ही रहा है, सारा चीज तो बढ़ रहा है, भार भी बढ़ रहा है, लंबाई, आकार, मस्तिष्क का आकार, आंतरिक अंग यानी इंटरनल जो पार्ट है, तो फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, ये सारा चीज बढ़ रहा है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि उसमें स्मरण शक्ति याद करने की मेमोरी पावर भी बढ़ता है और तर्क शक्ति यानी लॉजिकली जो किसी भी चीज को सोचने की जो क्षमता होती है वो भी चीज उसमें बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए हरलोक के साथ यानी हरलोक के अनुसार वो कहते हैं, ये पूछा जा सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में कि किनके अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, तो आपको आंसर देना है कि हरलोक के अनुसार वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रा यानी हम लोग क्वांटिटी में माप सकते हैं ना, वृद्धि कितना बढ़ रही है, लंबाई कितना बढ़ रही है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 इंच, 12 इंच, 15 इंच, 15 मीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर, कितना मतलब लंबाई बढ़ रही है, तो मतलब हम लोग सेंटीमीटर में माप सकते हैं ना, 12 सेंटीमीटर, यही तो मात्रा यानी मात्रा में हम लोग माप सकते हैं। तो हरलोक के अनुसार वृद्धि क्या है, मात्रात्मक परिवर्तन है और वृद्धि गर्भधारण के बाद से ही शिशु में होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको जस्ट बताया कि जैसे गर्भधारण में वृद्धि शिशु का अस्तित्व आएगा, शिशु अपना अस्तित्व में आएगा, उनका हर एक पार्ट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, हर एक पार्ट में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तथा यह परिपक्व अवस्था तक चलती है, यानी वृद्धि जो होता है वो हमेशा नहीं चलता है, परिपक्व अवस्था तक जब तक आप 20 के पार कर जाएंगे, यानी परिपक्व अवस्था जब आप पूरा मेच्योर हो जाएंगे तो आपका वहां वृद्धि रुक जाएगा। क्या 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जो व्यक्ति होता है फिर से उसका लंबाई बढ़ने लगता है? नहीं, उनका लंबाई जो है रुक जाता है। क्या उसका मस्तिष्क का आकार, सिर का आकार फिर से बढ़ने लगता है? नहीं, यानी परिपक्व अवस्था आने तक ये वृद्धि जो होता है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। और हरलोक के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक है और विकास जो है वो गुणात्मक है। आप याद रखेंगे, आपका विकास भी आएगा, डेवलपमेंट भी आएगा आगे, तो आपको याद रखना है वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक। ठीक है, पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए विकास के बारे में आपका आ गया। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, विकास में जो परिवर्तन होते हैं, विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित है। यानी मानसिक विकास अगर हो रही है तो वहां आप समझ जाइए कि बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से होता होगा। ठीक है, यानी बच्चे का अगर शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बच्चे हष्ट पुष्ट होंगे, बीमार नहीं होंगे, तभी उसका मानसिक विकास हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विकास के जितने भी क्राइटेरिया है, जितने भी प्रकार है, वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी शारीरिक विकास अगर बच्चों में अच्छा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि मस्तिष्क का भी विकास यानी मानसिक विकास भी बच्चों में अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहता
है कि विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन या फिर मानसिक परिवर्तन, यानी शारीरिक विकास में परिवर्तन या फिर मानसिक विकास में परिवर्तन, वो दूसरे से संबंधित होते हैं। शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास अगर नहीं होगा सेटिंग से, तो सेटिंग से मानसिक विकास भी नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। हरलॉक के अनुसार, यानी हरलॉक ने गुणात्मक परिवर्तन माना है, हरलॉक विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है, और वृद्धि को यहाँ आपको बताया गया परिवर्तन जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन है, किनके अनुसार, हरलॉक के अनुसार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जेम्स ड्रेवर, विकास वह दशा है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होती है। ठीक है, समझ गए, प्रगतिशील परिवर्तन यानी एक तरह से प्रगतिशील यानी फास्ट परिवर्तन, यानी फास्ट चेंजिंग जो हो रही है, लगातार जो चेंजिंग हो रही है व्यक्ति में, वही क्या है, विकास है। ये कौन कहते हैं, जेम्स ड्रेवर के अनुसार ये परिभाषा है, उन्होंने ये परिभाषा दिए है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि शिशु का विकास प्रारंभ में तो काफी तीव्र गति से होता है, सॉरी तीव्र गति से होता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि विकास जो होता है धीरे धीरे होना, काफी तीव्र, सॉरी यहाँ वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि जो होता है शुरू में, प्रारंभ में, या विकास, सॉरी यहाँ विकास ही है। ठीक है, विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, फिर बाद में धीरे धीरे होता है। ठीक है, शिशु का सामाजिक शिक्षण विकास में वह भाषा विकास के साथ साथ होता रहता है। ठीक है, सामाजिक शिक्षण जो होता है, विकास में भाषा का भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, ये सारा चीज का डेवलपमेंट जो होगा वो एक ही साथ होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि प्रसव और गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकता है, यानी प्रसव के बाद और गर्भावस्था में माता और नवजात शिशु की क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या उनको जरूरत होती है, वो सारा चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए जन्म के बाद 28 दिन शिशु के लिए काफी संकटपूर्ण होता है। बच्चा जन्म लिया, ठीक है, वो सोचता है कि कहाँ हम आ गए, वो अच्छे थे, माँ के पेट में अच्छे थे, ठीक है, लेकिन 28 दिन जब हो जाता है उसके लिए काफी मतलब काफी ज्यादा संकट झेलना पड़ता है उनको, क्योंकि उनका वातावरण क्या होता है, वो कौन सा परिवेश में पलते हैं, माँ के पेट में रहते हैं। ठीक है, वो जैसे माँ के पेट से बाहर निकलते, जैसे उनका जन्म होता है, तो वो अपने पर्यावरण के साथ, यानी जो बाहरी दुनिया है उनके साथ उसका शरीर जो है सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। ठीक है, और 28 दिन में उनको काफी ज्यादा संकटों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यही वह समय है जब शिशु को अपने माता के शरीर से अलग होकर वातावरण के साथ समायोजन यानी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। यानी इसी समय वो वातावरण को समझते हैं, वातावरण के साथ अपने आप को कोरिलेट करते हैं, अपना शरीर को वातावरण के अनुसार ढालते हैं। ठीक है, यही वो अवस्था होती है, यही वो टाइम होता है, 28 दिन का टाइम। ठीक है, इस समय शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। अब देखिए शिशु की मृत्यु दर सबसे ज्यादा जो होगी वो जन्म के 28 दिन बाद, यानी जन्म से लेकर 28 दिन तक शिशु की मृत्यु दर सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि कोई कोई शिशु क्या होगा कि जैसे वो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना चाहेगा, तो कभी ज्यादा उसको ठंडी लग जाएगा, कभी ज्यादा उसको एक तरह से मतलब लू लग जाएगा, फिर कोई मतलब एक तरह से गर्मी लग जाएगा। तो वातावरण में तो अलग अलग लहर आते रहता है, कभी ठंडी का लहर, कभी लू का लहर, कभी गर्मी का लहर। ठीक है, तो ये जो होता है कोई शिशु इनका शिकार हो जाता है, कोई मतलब शिशु जो होता है वातावरण के साथ सही तरीके से समायोजन नहीं स्थापित कर पाता है, जिसके कारण इसी समय शिशु मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक है, इसलिए आप लोग समझ गए, बच्चा अगर घर में जन्म लेगा तो 28 दिन पूरा केयर के साथ उनको रखना है। 28 दिन जो उनको कहीं छोड़ना नहीं, अकेले बिल्कुल उसको गोद में उसको रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु की निम्नलिखित आवश्यकता है। शिशु के जन्म के बाद, ठीक है, शिशु जैसे जन्म लिया तो माता और उसके शिशु की क्या क्या जरूरत होगी, क्या क्या आवश्यकताएं होगी, वो सारा चीज को हम लोग पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आवश्यकता यही होगी कि कुशलता पूर्वक देखभाल, यानी स्किल्ड अटेंडेंस, यानी जो बच्चे को देखभाल कर रहे हैं क्या उनके पास स्किल्ड है, क्या वो जानते हैं कि बच्चों को देखभाल कैसे करनी है, या फिर क्या वो जानते हैं कि बच्चों का जो एक तरह से रखने का जो तरीका है, या फिर उसको सुलाने का तरीका, या फिर उसको गोद लेने का तरीका, या फिर उसको अच्छा तरह से परवरिश करने का तरीका उसको मालूम है, मतलब वो प्रशिक्षित है, स्किल्ड है, तभी वो चीज मतलब ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, महिला को होता है जनरली, कोई पुरुष को अगर गांव में आप लोग रहते हैं देखते होंगे कि पुरुष को कोई जानकारी नहीं होती, बच्चे को कैसे रखना है, कैसे उसको मतलब उसको हैंडल करना, उसको गोद कैसे लेना है, ये कोई जानकारी नहीं होता। ठीक है, बच्चे को, छोटे बच्चे को तो से गोद भी नहीं देते पुरुष को, यानी जो लड़के होते हैं, जो बॉयज होते हैं, या फिर जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, तो उनको जल्दी गोद भी नहीं देते हैं बच्चे को, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि बच्चे को कैसे रखना है। ये ज्यादा पता है किसको, लेडीज को होता है, गर्ल्स को होती है। ठीक है, तो कुशलता पूर्वक देखभाल शिशु एवं माता का प्रसव के बाद सावधानी पूर्वक देखभाल आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। अगर इस पर लापरवाही बरतेंगे तो दोनों को कोई ना कोई बीमारी पकड़ सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जटिलताओं का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, उच्च बीपी यानी ब्लड प्रेशर अगर हाई है बच्चे का, यानी माता का, तो उसको आपको उसका एक तरह से निदान करना है। प्रसव पीड़ा यानी प्रसव के बाद जो दर्द होता है, जो
मतलब एक तरह से पेन होता है उसका सोल्यूशन करना है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रहा है उसका सोल्यूशन करना है, आदि गर्भकाल में जटिलताएं हैं, ये सब क्या है, कम्प्लेक्स है, ये सारी मतलब मुसीबतें आती है, ये सारी मतलब परेशानियां आती है, जिसको एक तरह से सही दिशा देकर के सही उपचार करने चाहिए। ये सभी जटिलताओं को पहचान कर उचित चिकित्सा पर सेवा प्रदान की जाए, बिल्कुल की जाए, नहीं करेंगे तो फिर वो एक तरह से बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब होगा और माँ का भी स्वास्थ्य खराब होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है कि समर्थन और देखभाल यानी सपोर्ट एंड केयर। जब तक आप बच्चे को और माता को समर्थन नहीं देंगे, जब तक आप बच्चे और माता को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो कोई भी जटिलताओं के साथ सही ढंग से मतलब सामना नहीं कर पाएगा, कोई भी जटिलताओं का सोल्यूशन सही ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर बच्चों को और माता पिता को घर में छोड़ देंगे, जाओ भाई रहो तुम अकेले, ठीक है, तो ऐसा होता है, नहीं होता, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट और केयर का जरूरत पड़ता है, यानी सपोर्ट और समर्थन यानी देखभाल काफी ज्यादा जरूरी होता है, उनको देखभाल और सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे माता पिता का से बच्चे जन्म होता है, माता और बच्चे का यानी शिशु का देखभाल करना काफी आवश्यक हो जाता है। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि रोग संक्रमण पर नियंत्रण यानी इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है, यानी बच्चे तथा माता को विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचाव हेतु उचित प्रबंधन करनी चाहिए। यानी बच्चे जैसे जन्म लिए, जैसे शिशु का जन्म हुआ तो उस टाइम क्या करना चाहिए, तरह तरह के जो पानी होती है उसका मतलब प्रयोग सही से किया जाए, माता को अच्छी तरह से खिलाया जाए, ठीक है, क्योंकि माता जो खाएंगे, जो माँ खाएगी उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा, क्योंकि दूध डायरेक्ट पिएगा, ठीक है, क्योंकि 6 महीना तक बच्चे को तो दूध ही पीना है, ठीक है, उनके अलावा कुछ तो खाना पीना नहीं है। तो एक तरह से बच्चे की माता का भी अच्छा तरह से ध्यान रखना है, ताकि ऐसे ऐसे उनको पदार्थ देना है, उसका पहनावा कपड़ा जो भी होती है सारा चीज पर ध्यान रखना है कि कहीं इनके अंदर या फिर कहीं इनको संक्रमित कोई बीमारी ना पकड़ ले, इनके अंदर रोग संक्रमण ना हो जाए, यानी वह किसी रोग के नियंत्रण में, किसी रोग के कंट्रोल में, किसी संक्रमित रोग के कंट्रोल में ना आ जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था कि शिशु के जन्म के बाद माता और शिशु का ध्यान कैसे रखना है, क्या क्या आवश्यकता होती है, इस प्रकार आपको रखना है। अब देखिए नवजात शिशु के जन्म के बाद जरूरत है, अब देखिए माता पिता और सॉरी माता यानी बच्चे का जो यानी शिशु का जो देखभाल करने का जरूरत है वो आप पॉइंट नोट कर लिए। अब देखिए आपको लिखना है, आपको पूछा जा सकता है कि नवजात शिशुओं को जन्म के बाद क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है, यानी नवजात शिशुओं की जन्म के बाद जरूरत है, पहला जो जरूरत होता है शिशुओं को जन्म से, यानी शिशुओं को जो जन्म होने पर सांस नहीं लेते सजीव करना, ठीक है, यानी बच्चे सांस नहीं लेते, उनको मतलब एक तरह से सांस देना पड़ता है, यानी फिर उसको या फिर सीना में थोड़ा सा प्रेशर करना पड़ता है, ठीक है, तब उसको सांस आती है, ठीक है, वायु की जरूरत पड़ती है। दूसरा है कि वार्म यानी गर्माहट की जरूरत पड़ती है। जन्म के समय शिशु को सुखाना चाहिए, यानी जन्म जैसे बच्चा लिया तो उनको मतलब अच्छे से कपड़े, यानी जो कपड़े होते हैं एक तरह से जो सूती कपड़े होते हैं उससे मतलब उनका बदन को एक तरह से पूरा तरह से शरीर को पूरा सुखाना चाहिए। त्वचा से त्वचा संपर्क घर द्वारा गर्माहट पहुंचाना चाहिए, यानी बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो उनको त्वचा से संपर्क करा देना है, उनका स्किन जो है, उनका स्किन माँ के स्किन से लग जाना चाहिए, तभी उनको माँ का जो गर्म है यानी उनके बॉडी का जो शरीर का जो हीट है बच्चे तक पहुंचेगा और वो उसका शरीर एक तरह से वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लायक हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित करने के योग्य हो जाएगा, नहीं तो फिर उसका शरीर ठंडा रह जाएगा, ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, डेड होने का चांस होते हैं, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 0 से 28 दिन के लिए, यानी 0 से 1 से 28 दिन तक, जन्म से 28 दिन तक बच्चे को सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है वातावरण के साथ। अगर सही ढंग से नहीं कर पाए तो बच्चे को क्या हो सकता है, बच्चे डेड भी कर सकता है, शिशु मृत्यु दर इसी में सबसे ज्यादा होता है, इसी पीरियड में, ठीक है। पहुंचाना कम भार वाले शिशु के लिए कंगारू देखभाल प्रोत्साहन, ठीक है, यानी बच्चे का अगर वजन कम है, यानी एवरेज वजन से कम है, तो आप वह समझ जाइए कि बच्चे दुबले पतले हुए हैं, ठीक है, ज्यादा मतलब स्वास्थ्य नहीं है, तो उनको कंगारू देखभाल की जरूरत पड़ती है और प्रोत्साहन देना है माता को, ठीक है। तीसरा है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग देना है बच्चों को अच्छी तरह से। शिशु को जन्म के बाद यानी जन्म के बाद पहले 4 घंटों के भीतर, यानी जस्ट 4 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल 4 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। स्तनपान कराना नवजात शिशु की प्रथम आवश्यकता है। माँ की दूध के माध्यम से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर जो होती है, WBC जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल से जो होता है, ये ज्यादा मजबूत हो जाता है माँ का दूध पीने से, ठीक है, तभी वह क्या करेगा, बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा, नहीं तो फिर वो किसी भी रोग से लड़ने के लिए आगे सक्षम नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए स्तनपान कराना बहुत ही जरूरी है, ये किसी भी व्यक्ति के यानी किसी भी शिशु के प्राथमिक आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है कि संक्रामक रोगों से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज, ठीक है। माँ का प्रारंभिक दूध में पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये जो है
पीले रंग का जो एक तरह से तरल पदार्थ निकलता है माँ का दूध से, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक अब ये बच्चा नहीं पिएगा तब तक उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास नहीं होगा, वे रोग प्रतिरोधक क्षमता में एक तरह से बढ़ोतरी नहीं होगा, जिसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इस पदार्थ में, इस कोलेस्ट्रम में प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है और वसा की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है, बिल्कुल ये जो होता है पाचन शक्ति को कोलेस्ट्रम बढ़ाता है, तथा शिशु की रोग अवरोधक क्षमता में भी क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, आपका चौथा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ आपको लेस्ट में पढ़ना है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। यह हम लोगों ने 4 पॉइंट क्या पढ़ा कि नवजात शिशुओं की जन्म के बाद क्या क्या जरूरत होती है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आपको पढ़ना है कि मानव विकास की विभिन्न अवस्था, काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर 1 अगर आप लोग पढ़ लिए ना, जैसे कि चैप्टर 1 आपका मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी का जो है, मनोविज्ञान जो है, चैप्टर 1 काफी बड़ा है। उसी तरह होम साइंस का भी चैप्टर 1 काफी बड़ा है। ठीक है, तो थ्योरी जो है ज्यादा दिया है, तो चैप्टर 1 को अगर आप पढ़ लिए तो बाकी सब चैप्टर में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा, क्योंकि हम खुद आपका कंटेंट बना के तैयार रखे हैं। आप लोगों को अगर अच्छा सपोर्ट मिला इसमें तो आपको सारा पूरा चीज कवर कराया जाएगा। वैसे भी आपको एप्लीकेशन में यानी ऐप में जो है सारा नोट आपको मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। होम साइंस का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर, क्योंकि कुछ ही दिन से तैयार हो रहा था, सारा चीज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, गर्भावस्था यानी गर्भावस्था, गर्भधारण से लेकर जन्म तक, यानी जैसे मतलब शिशु अस्तित्व में आया गर्भावस्था में, ठीक है, तो उस टाइम से लेकर जन्म तक वो क्या कहलाएगा, गर्भावस्था कहलाएगा। दूसरा जो है शैशवावस्था, ठीक है, जो जन्म से 2 सप्ताह तक होता है। ठीक है, उत्तर शैशवावस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद है बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। ठीक है, ये सब क्या अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था 21 से 40 वर्ष तक। ये सब आपको याद रखना कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है वृद्धि और विकास में अंतर। वैसे भी मैंने आपको वृद्धि पढ़ाया और विकास भी पढ़ाया। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है, लोग के अनुसार, जो आपको पूरा तरह से अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, इसका अंतर को बताया, फिर इसमें अंतर डिफाइन करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक है, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, हर लोग के अनुसार। दूसरा है कि वृद्धि का संबंध सामान्यतः शारीरिक विकास से है, यानी वृद्धि का संबंध मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में कि लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, एक तरह से लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, मस्तिष्क के आकार में वृद्धि, इंटरनल जो पार्ट है यानी आंतरिक अंग जो उसमें वृद्धि यानी बढ़ोतरी, उसका साइज में वृद्धि। तो ये क्या है, शारीरिक विकास को दर्शाता है, शरीर आगे बढ़ रहा है, शरीर का साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो शारीरिक विकास से यानी वृद्धि का संबंध है जनरली शारीरिक विकास से, और विकास का जो संबंध है जनरली मानसिक विकास से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा तीसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे अंतर में, डिफरेंस में, कि वृद्धि शारीरिक अंगों का एकांगी विकास विस्तार है जबकि विकास बहुमुखी और बहुआयामी होता है। यानी वृद्धि जो है शारीरिक अंगों का एकांगी विस्तार है, यानी वृद्धि जो होता है, मैंने आपको बताया, वृद्धि जो होता है गर्भावस्था से शुरू होता है और परिपक्व अवस्था तक चलती है, लेकिन विकास जो होता है वो हमेशा चलता है। ठीक है, क्योंकि विकास जो है बहुमुखी और बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। बहुत सारे विकास होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शैक्षणिक विकास, बहुत सारा विकास होता है। ठीक है, इस तरह से विकास जो है बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट आप अंतर में ये लिख सकते हैं कि वृद्धि जन्म जात गुणों पर आधारित शारीरिक और मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, वृद्धि जो है जन्म जात यानी जो अनुवांशिक गुण है माता पिता का, उस पर निर्भर करेगा, मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करती है, और शारीरिक विकास मानसिक गुणों के परिवर्तन के अतिरिक्त सामाजिक, संवेगात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन पर भी निर्भर करता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट है कि वृद्धि भ्रूण अवस्था में होना शुरू हो जाता है। भ्रूण अवस्था में जैसे बच्चा अपने अस्तित्व में आया तब से वहां बच्चे का वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा और प्रौढ़ अवस्था तक यानी परिपक्व अवस्था तक चलती है, जबकि विकास की प्रक्रिया लगातार जीवन भर यानी आजीवन फुल लाइफ चलते रहता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है मरते दम तक चलते रहता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि विकास में समानता होती है। बिल्कुल, विकास में जनरली समानता देखने को मिलेगी, लेकिन वृद्धि में जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, एक तरह से पर्सनल डिफरेंस, यानी एक तरह से पर्सनल डिफरेंस, यानी कोई व्यक्ति ज्यादा लंबा हो जाता है, कोई व्यक्ति नाटा ही रह जाता है, कोई व्यक्ति का शारीरिक भार ज्यादा होता है, कोई व्यक्ति का शारीरिक भार कम होता है, कोई व्यक्ति का लंबाई ज्यादा होता है, कोई व्यक्ति का लंबाई कम होता है, कोई व्यक्ति का मोटाई एक तरह से हाथ पैर का मोटाई खूब ज्यादा होता है, कोई व्यक्ति का कम होता है। समझ गए? तो एक तरह से ये कहने का मतलब है कि वृद्धि जो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पाया जाता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर कि वृद्धि का स्पष्ट रूप से मापन किया जा सकता है। बिल्कुल, लंबाई कितना बढ़ रही है इंची में,
हम लोग माप सकते हैं, यानी सेंटीमीटर में हम लोग माप सकते हैं। जैसे लंबाई का भार, भार का मापन कर सकते हैं, कितना केजी वजन है, नहीं है, लंबाई कितना कितना सेंटीमीटर है, भार कितना केजी है, ये सब चीज हम लोग माप सकते हैं। लेकिन क्या विकास को माप सकते हैं? नहीं, हम लोग विकास को नहीं माप सकते हैं। हम लोग विकास जो एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन है, विकास को मापने के लिए तरह तरह के हम लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। विकास बच्चे का कितना हो रहा, परीक्षा लो, एग्जाम लो, प्रश्न पूछो, साक्षात्कार करो, उसका एक तरह से आईक्यू लेवल जांचो, तभी वहां विकास का आप स्पष्ट रूप से मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं, एवेल्यूएशन कर सकते हैं। नहीं तो फिर विकास को भी सही से आप नापने नहीं पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट है विकास के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। ये क्या पढ़ा है आप लोगों को? ये है आपका वृद्धि और विकास में अंतर। उम्मीद करता हूँ कि वृद्धि और विकास में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। 1 सेकंड देखना है कि वीडियो रिकॉर्ड कितना मिनट हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर 1 है। अब देखिए नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि विकास के सिद्धांत। अब समझ गए वृद्धि और विकास में अगर अंतर पूछा जाए तो आप पढ़ा सकते हैं, आराम से बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। विकास का सिद्धांत है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, तो विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है, ये चीज आपको याद रखना है। विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है, यानी बच्चे का पहले मस्तिष्क का विकास होगा। मस्तिष्क का विकास होने का मतलब पूरा धड़ का विकास होगा, बाह का विकास होगा, लास्ट में उंगली का विकास होगा, पैर के उंगली का। ठीक है, यानी विकास की जो प्रक्रिया है, विकास सिर से नीचे की ओर चलता है, यानी डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द हेड टू डाउनवर्ड्स। ठीक है, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, फिर भुजाओं पर करता है, फिर लास्ट में क्या करता है, टांग यानी जो पैर होता है उस पर नियंत्रण प्राप्त करता है। ठीक है, जन्म के बाद पहले 2 माह के भीतर शिशु सिर तथा चेहरे पर नियंत्रण स्थापित करता है, सिर को इधर उधर घुमा सकता है। बिल्कुल, अगर कोई बोलेगा बच्चा सुनो सुनो बाबू सुनो सुन, तो वो आपका सिर घुमा करके आपकी तरफ देखेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है कि 2 माह के भीतर बच्चा जो है सिर पर यानी पूरा अपने सिर पर यानी हेड पर अपना चेहरा पर नियंत्रण कंट्रोल करना सीख लेता है। और लास्ट में 6 से 12 माह की आयु में शिशु टांगों पर नियंत्रण करना सीख लेता है। उनके पैर जो होते हैं 6 से 12 माह में देखेंगे बच्चे अपना पैर एक तरह से उठक बैठक करने लगते हैं, अपना पैर से जमीन को पटकने लगते हैं। ठीक है, तो उनका पैर पर नियंत्रण कब होता है? 6 से 12 माह की आयु पर। समझ गए कि विकास सिर से नीचे की ओर होता है अग्रसर, विकास सिर से नीचे की ओर अग्रसर होता है। विकास के सिद्धांत आप समझ गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट, अब दूसरा जो सिद्धांत है, विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स टू डाउन आउटवर्ड। ठीक है, यानी इन सिद्धांत के अनुसार ये चीज हम लोगों को समझना है, ये चीज हम लोगों को समझ में आएगा कि इस सिद्धांत को निकट दूर विकास सिद्धांत भी कहते हैं। क्या हो गया, दूसरा नाम आ गया इसका। ठीक है, निकट दूर विकास सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पर पूछा जा सकता है, पूछता है, हाल है, हमेशा पूछता है। ठीक है, आप लोग को भी पूछेगा। ठीक है, आप लोग को स्पेशल तो होगा कि आप लोग को कब पूछेगा। ठीक है, आप लोग भी याद रखेंगे इसको। ठीक है, जो विकास के मार्ग की व्याख्या करता है, जिसका अर्थ यह होता है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी अंगों से पहले विकसित होता है। ठीक है, यानी रीढ़ की यानी बैकबोन जो है आपका बच्चे का, वो पहले विकास होता है शरीर के बाहरी अंगों से। अंगुलियां तथा पंजे शारीरिक विकास में अंतिम स्थान रखता है। बच्चे के पंजे जो होते हैं और अंगुलियां जो होती है ना, उंगलियां, बच्चे की उंगली पकड़ेंगे तो उसका ज्यादा शक्ति नहीं होता, जिधर घुमाइए उधर घूमेगा, बच्चे का उंगली काफी कमजोर होता है, क्योंकि लास्ट में उंगली और पंजे पर वो विकास मतलब होता है और उस पर नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, तो विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर अग्रसर होता है, ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट है, विकास परिपक्वता तथा सीख पर निर्भर करता है। ठीक है, डेवलपमेंट डिपेंड्स और मेच्योरेशन एंड लर्निंग। ठीक है, विकास जो है परिपक्वता और सीख पर निर्भर करता है। बच्चे कितना परिपक्व हुए हैं, बच्चे कितना समझते हैं, बच्चे कितना मेच्योर हुए हैं, इस चीज पर निर्भर करेगा विकास। बच्चे कितना सीखता है, कितना किसी समाज से, किसी संस्कृति से, किसी माहौल से, स्कूल से, शिक्षक से कितना सीखता है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बालक यानी बालक का जो विकास होगा, विकास बालक में 2 कारकों के कारण होता है। प्रथम कारक क्या है कि परिपक्वता, तथा दूसरा कारक अधिगम है। ठीक है, परिपक्वता और अधिगम। ठीक है, आप देखिए परिपक्वता तो आप समझ गए, मैच्योरेशन यानी एक तरह से यंग होना, सभी चीज को समझना। मैच्योर किसको कहता है? मैच्योर जो होता है वो किसको होता है? परिपक्व किसको कहता है? जो अच्छी तरह से समझता है, हर एक बातों को समझता है। ठीक है, दोस्त फोन में बात कर रहा है, लॉजिक लगा करके आप समझ जाते हैं, तो आप क्या समझे जाएंगे? वो मैच्योर समझे जाएंगे, परिपक्व समझे जाएंगे। दोस्त जो है गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, दोस्त जो है बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, ठीक है, तो आप क्या समझे जाएंगे? अगर वो लॉजिक में बात कर रहा है तो आप बात को समझ जाते हैं, तो आप क्या है? आप मेच्योर हो गए, आप मतलब परिपक्व हो गए, तो आपके अंदर विकास होगा। ठीक है, तो वहाँ अधिगम यानी लर्निंग जो होता है ना, सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना, सीखना और सिखाना। ठीक है, अधिगम इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों के कारण विकास
बहुत ही तेजी होता है। अगर परिपक्व आप है, आप अधिगम करता है, दोनों चीज अगर आप है तो आपका विकास होने में टाइम नहीं लगेगा, आपका विकास बहुत तेजी से होगा। ठीक है, अब देखिए विकास सरल से जटिल की ओर होता है, यानी पहले जो विकास होता है सरल से जटिल की ओर होता है। यानी बच्चे पहले क्या होते हैं, छोटी छोटी चीज को सीखते हैं, यानी छोटी छोटी चीज को सीखते हैं, उसके बाद बड़े बड़े चीज को सीखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द सिंपल टू द कम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए पांचवा पॉइंट है कि विकास तथा वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल, यानी विकास और वृद्धि एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है परिपक्व अवस्था में आने तक एक समय रुक जाती है। ठीक है, अब देखिए छठा पॉइंट है कि वृद्धि तथा विकास सामान्यतः विशिष्ट की ओर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है वृद्धि तथा विकास। अब देखिए आपको आगे पढ़ना है कि बालक का शारीरिक विकास, बालक का क्या पढ़ना है, शारीरिक विकास पढ़ना है। देखिए ठीक है, तो बालक का शारीरिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले जो आएगा लंबाई आएगा। शिशु के जन्म के समय लंबाई लगभग 20 इंच होती है, परंतु लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच ज्यादा होता है। ठीक है, तथा शिशु की लंबाई, ये चीज आप याद रखेंगे, ये जो नंबर या मात्रात्मक जो बता रहे हैं, एवरेज जो बता रहे हैं, आपको पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। एग्जाम आप लोगों को देना है, अगर हम भूल भी जाते हैं तो मेरा चलेगा, लेकिन आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, तथा शिशु की लंबाई में प्रारंभ 2 वर्ष में काफी ज्यादा तीव्र विकास होता है, तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है भार यानी वजन यानी वेट। जन्म के समय बालक का भार जो होता है 2.5 से लेकर के 3.5 केजी तक, यानी 3.5 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, बालिका का भार 7 पाउंड या 3 केजी तक होता है। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग 3 गुना हो जाता है। ठीक है, आप देखिए शारीरिक अनुपात, बॉडी पोर्शन जो होता है, चेहरे का अनुपातिक विकास। देखिए जब बालक का जन्म होता है तो उस समय बालक का चेहरा सिर की अपेक्षा छोटा होता है। जब बच्चे को देखेंगे ध्यान से, आपके घर में बच्चे होंगे तो उनका शरीर जो होगा, उनका जो चेहरा होगा ना, उनका चेहरा यानी बालक का चेहरा जो होगा उस समय उसके सिर की अपेक्षा छोटा होगा, काफी ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस समय बालक के दांत नहीं निकलते हैं, दांत नहीं होता तो उसका सिर, चेहरा जो होता है छोटा लगने लगता है। ठीक है, सिर का अनुपातिक विकास। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 25% होती है। इसके विपरीत एक वयस्क व्यक्ति में, यानी एक जवान व्यक्ति में, एक यंग व्यक्ति में उसके सिर का विकास जो होता है, उसके सिर जो होते हैं शरीर के केवल 10% होता है। ठीक है, जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तब उसके सिर का 90% विकास हो चुका होता है 5 वर्ष के बच्चे का। इसलिए बच्चे को अच्छा शिक्षा दीजिए, शुरू से ही अच्छा माहौल में रखिए, क्योंकि लगभग अगर 90% तक अगर विकास कर लेगा तो बाद में अगर उसको कोई भी चीज पढ़ाइएगा ना तो वो जल्दी नहीं सीखेगा। ठीक है, क्योंकि जब विकास होने का जो अच्छा टाइम है 0 से 5 वर्ष तक है, इसलिए 0 से 5 वर्ष के बच्चों को अच्छा माहौल में रखने का प्रयास कीजिए। इधर उधर मतलब जो भी होता है अच्छा माहौल में रखेंगे तो अच्छा विकास होगा और अच्छे इंसान बनेंगे आगे चल के। इसलिए बच्चों को अच्छा डायरेक्शन देना चाहिए। ठीक है, बच्चे को जो चीज सिखाएंगे वो चीज सीखेगा। बच्चा अनुकरण करते हैं, क्योंकि बच्चा जो जन्म लेता है वो निर्दोष होकर के जन्म लेता है, इनोसेंट होता है, वो कोई अपराधी नहीं होता है। वो लोग अपराधी दुनिया में आकर के बन जाते हैं, दुनिया वालों का दोष होता है, दुनिया वाले की गलती होती है जो वो अपराध बन जाता है। ठीक है, बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो क्या वो गुनाह करके जन्म लेते हैं, या फिर क्या वो मतलब एक तरह से बहुत बड़ा क्रिमिनल के रूप में जन्म लेते हैं? नहीं, वो क्रिमिनल बनता है दुनिया में आकर के। वो क्यों बनता है? हम लोग के कारण, हम लोग का माहौल के कारण। ठीक है, तो हम लोगों को समझना है कि बच्चे को 0 से 5 वर्ष यानी जब तक बच्चा मेच्योर ना हो जाए तब तक उसको अच्छा वातावरण में, अच्छा माहौल में रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है आपका कि धर का अनुपातिक विकास, यानी धर का अनुपातिक विकास जो है इस सिर की अपेक्षा धीमी गति से होता है। समझ गए? धर का अनुपातिक जो विकास होगा सिर की अपेक्षा धीमी गति से होगा। ये आपका क्या है? ये आपका बच्चे का शारीरिक विकास है। ये क्या है आपका? बच्चे का शारीरिक विकास है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। तो यहाँ हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से बालक का शारीरिक विकास क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विकास के सिद्धांत क्या है। रिवाइज कर रहा है, रिवाइज क्या पढ़े नहीं पढ़े थोड़ा देख लीजिए, यहाँ आपको वीडियो छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, नोट अगर बनाए तो बहुत अच्छी बात है। विकास के सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मानव विकास की क्या क्या अवस्थाएं हैं, नवजात शिशु के जन्म के बाद क्या क्या जरूरतें होती है, शिशु के जन्म के बाद और माता और शिशु की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, विकास क्या है, वृद्धि क्या है, परिचय में हम लोगों ने तो पूरा चैप्टर का एक तरह से लाइन के रूप में हम लोग पूरा चैप्टर को झांक लिए। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर 1 होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर 1 का पार्ट 1 कवर किया गया। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा। तो पार्ट 2 में आप लोग सेकंड वीडियो में जितने सारे ज्यादा से ज्यादा हम लोग थ्योरी को खींचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा है, हो सकता है पार्ट 3 भी आए इसका। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में जाकर एक बार शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ पाए और अच्छा तरह से पढ़ पाए। क्योंकि आपको फिर मैं बता देता हूँ, आप एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में सारा नोट अवेलेबल हो गया है, नोट जो है सारा अवेलेबल हो गया है एप्लीकेशन में, सारा सब्जेक्ट का। और इसी तरह से आप लोगों को ज्वाइन करना है। ठीक है, और हर चीज को पढ़ना है,
जो भी चीज आपको पढ़ाई देती है होम साइंस में अच्छा आप लोग अगर रिव्यूज देते हैं तो आपका पूरा होम साइंस कंप्लीट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन में पूरा नोट मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से ये पीडीएफ पढ़ाया गया हर चैप्टर का इसी तरह से आपको नोट दिया जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा एप्लीकेशन में, ठीक है। इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होम साइंस से अच्छा तरह से पढ़ना है, बच्चे को अच्छा तरह से समझ में आता है और आप लोग अच्छा तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका टाइम नहीं है ज्यादा, आपके पास और टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए अच्छे तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। जो भी चीज पढ़ाई जाती है सारा चीज को नोटिफिकेशन को कवर करना है और अच्छे तरह से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है। ये नहीं कि होम साइंस से पढ़ते रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है और हर एक सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको गेन करना है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में जब तक आप अच्छा मार्क्स गेन नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर जो है अच्छा नहीं होगा, यानी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अच्छा स्कोर के लिए हर एक सब्जेक्ट में आपको एक तरह से बेटर प्रेजेंटेशन यानी प्रदर्शन करना है। और इसी तरह से आप लोग बने रहिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।